बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाजरीन, बाल हमारी शख्सियत का एक अहम हिस्सा और हमारी शनाख्त होते हैं। चाहे हम कहीं पर भी हों और देखने में कैसे भी हों, चाहे हम बहुत खूबसूरत भी हों, हमारी स्किन बहुत ही चमकदार और साफ़ सुथरी हो और हमारे बात करने का तरीका बहुत दिलकश हो, लेकिन अगर हमारे सर पर बाल ना हो तो सारी शख्सियत मान पड़ जाती है। और यही वजह है कि आजकल बालों को लेकर हर शख्स बहुत ज़्यादा हसास है। पुराने ज़माने में हम देखते थे कि ख़वातीन बस सर में तेल लगाकर चुटिया बना लेती थीं और मर्द हजरात सीधी सादी मांग निकाल कर काम पर चले जाते थे। लेकिन आजकल ख़वातीन से ज़्यादा मर्द हजरात अपने बालों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और यही वजह है कि बालों की खूबसूरती के लिए, उनको सेहतमंद बनाने के लिए हज़ारों रुपए के प्रोडक्ट्स ख़रीदे जाते हैं। इसकी बहुत बड़ी मार्केट है और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि लोग सुबह सवेरे जल्दी उठते हैं ताकि वो स्प्रे लगाकर, जेल लगाकर अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाकर काम पर जाएं। तो आज हम बात करेंगे बालों के हवाले से कि सेहतमंद बाल क्या होते हैं, इनकी सेहत का किस तरह से ख्याल रखा जा सकता है, हेयर ट्रांसप्लांट की कौन कौन सी ऑप्शंस हमारे साथ मौजूद हैं। इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए आज हमने मदऊ किया है फ़रूख नौशीन साहिबा को, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रूख। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठीक ठाक हूँ, हैं? आप कैसी हैं? नाइस टू सी यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक और यू। जब हम बात करते हैं बालों की तो माशाल्लाह आपके अपने बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आजकल क्या वजह है कि लोगों के बाल इस कदर गिर रहे हैं। और ये मसला बूढ़ों का या बड़े लोगों का नहीं है, ये नौजवानों का यंग जनरेशन का, बिल्कुल नौजवानों का है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ऑब्वियसली मैं हमेशा कहती हूँ जेनेटिक्स, और दूसरी अभी आपने खुद बताया कि सीधे सीधे बाल बना के चले जाया करते थे, और अभी आप देखें स्प्रेज और जेल और बाकी सारी चीज़ें। लाइफस्टाइल का चेंज है, फूड का चेंज है, एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का रोल है, उसके अलावा डिप्रेशन, और जो लोग पूरी रात जाग रहे होते हैं और पूरा दिन सो रहे होते हैं। इसकी मेन चीज़ ये है कि आप अपनी डाइट को बेहतर करें, उसके साथ साथ डाइट के अलावा आप अपना लाइफस्टाइल नॉर्मल करें। जब आप ये चीज़ें करेंगे तो फिर आपकी जेनेटिक्स उतनी ज़्यादा आप पे शायद इफ़ेक्ट ना करें। मुझे तो यही रीज़न समझ आता है, जेनेटिक्स तो हैं ही हैं, लेकिन जो भी नॉर्मली आजकल 20 साल का बच्चा आता है उससे पूछते हैं कि सोते कब हो, तो वो जवाब देते हैं जी मैं तो सुबह 6 बजे सोता हूँ। हमें याद है कि हमारी अम्मा हमें सुबह 6 बजे जगाने आया करते थे कि उठो, रात को सुलाया करते थे। तो आप अगर कानून कुदरत के ख़िलाफ़ चलेंगे तो फिर आप तैयार रहिए कि फिर वो अपनी दी हुई चीज़ें भी आपसे वापस ले सकते हैं। आजकल ये भी मैंने देखा है कि अक्सर ये होता है कि जब शादी का सीज़न आ जाता है या किसी की शादी होने वाली होती है, तो बजाय उसके कि उसकी चीज़ें ठीक हों, वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी लड़कियां क्लिनिक पर ऐसी आती हैं कि वो कहती हैं हमारी शादी है और हमारे बाल गिर रहे हैं। तो क्या ये भी एक स्ट्रेस है जिसकी वजह से उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स ले रही होती हैं, बाल डाई करवा रही होती हैं, हाईलाइट्स भी बहुत कॉमन हो गए हैं, क्या वजह है? सबसे पहले तो चीज़ ये है कि आजकल जो हर कोई दूसरा बच्चियां हैं, बच्चे हैं, रिबॉन्डिंग की तरफ जा रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक है। वो आपके हेयर के बॉन्ड को सील कर देता है, बाल अच्छे सिल्की लग रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उसका इफ़ेक्ट ख़त्म होता है तो वो आपके बाल को डैमेज करना शुरू कर देता है। और यूजुअली अगर वो आप करवा रहे हैं, किसी अच्छे सैलून से करवा रहे हैं, अच्छी प्रोडक्ट से करा रहे हैं, तो उसके फॉलो अप शैम्पूज़ होते हैं कि फिर आपने वही यूज़ करने हैं। आप अगर रेगुलर शैम्पू यूज़ करेंगे तो वो उसको मेंटेन नहीं करेगा, रिबॉन्डिंग को या केराटिन को, फिर वो आपके बाल डैमेज करना शुरू कर देगा। फिर अल्टीमेटली जब तक आप उस बाल को काटेंगे नहीं, दोबारा नया हेल्दी बाल उसको रिप्लेस करेगा तो आपके आप प्रॉब्लम हल होगा। तो एक वजह जो बच्चियों की ये भी है कि वो जाकर रिबॉन्डिंग करवा लेती हैं। नॉर्मली फिर हर कोई अपने बजट के अकॉर्डिंगली करवाता है, और यूजुअली कुछ अच्छे सैलून हैं वो बहुत एक्स्ट्रा चार्ज भी करते हैं, नॉर्मल चार्ज भी करते हैं। ये तो ऑब्वियसली आप जाके खुद रिसर्च करेंगे तो और देखेंगे। लेकिन रिबॉन्डिंग की एक बहुत बड़ी कॉमन वजह है। आपके पास भी पेशेंट आते होंगे, आप जिससे भी पूछें वो यही जवाब देंगे, स्ट्रिक्स कराए थे, डाई कराया था और स्ट्रेटनिंग। बिला वजह आप बालों को स्ट्रेट किए जा रहे हैं डेली बेसिस पे, इतनी हीट दे रहे हैं तो बाल बेचारा क्रैक होकर टूटेगा ही ना। सही, ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात की। अच्छा, सेहतमंद बाल फिर है क्या, किस तरह से आप डिफाइन करेंगी? और किसी के होते भी हैं आजकल सेहतमंद बाल? बिल्कुल, आजकल बिल्कुल अगर आप देखें सेहतमंद बाल, आप हमेशा उस बंदे के बाल सेहतमंद पाएंगे जिसने अपने बालों को छेड़ा नहीं है। छेड़ने से मुराद के डाई नहीं किया, बिला वजह फजूल में कटवाए नहीं है। ट्रिमिंग ज़रूर करनी चाहिए, लाइक
आप बिला वजह जाके लेंथ रिड्यूस ना करवाएं। साथ में ये डाइट, ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें मत करवाएं। और आप जब उनको बढ़ने देंगे डे फन से, तो वो जब बढ़ेंगे तो वो हेल्दी होंगे। और साथ में विटामिन का बड़ा रोल है। अपनी अच्छा। डाइट के साथ साथ आप अच्छा बायोटिन और जिंक ज़रूर कंटिन्यू करें ताकि आपके बाल जो हैं वो हेल्दी हों। तो कोई हार्मोनल इश्यूज भी ऐसे होते हैं बहुत जिनकी वजह ज़्यादा। से बाल गिर रहे होते हैं? और क्या हार्मोनल इश्यूज सिर्फ मर्दों में होते हैं या ख़वातीन में भी होते हैं? मर्दों में तो अगर हार्मोनल इशू होता है तो उन बेचारों के तो सिर्फ बाल जाते हैं। ख़वातीन के अंदर हार्मोनल इशू होना एक डिज़ास्टर है। इस तरह से कि सबसे पहले तो उनके चेहरे के पे बाल आ जाएंगे, वो मर्दों की पूरी दाढ़ी की तरह दाढ़ी आ जाएगी, पूरे सर से बाल उड़। ख़वातीन के लाइक वो पैच गंजापन नहीं आता, थिनिंग हो जाती है कि आपके बिल्कुल थिन हो जाते हैं बाल, जो नॉर्मल बंदा तो जज नहीं कर सकता उस तरह से आपको खुद फील होता है। वेट बढ़ जाता है, पीसीओएस का इशू आ जाता है। और सबसे जो अहम अलार्मिंग बात है, जो जितनी माएँ सुन रही हैं, ये मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी बेटी के हार्मोनल इशू को बहुत नॉन सीरियस ट्रीट कर रही हैं तो फिर याद रखिएगा कि जब भी उनकी शादी होगी तो उनको माँ बनने में बहुत दुश्वारी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि आपका अपनी बॉडी का साइकिल ही ठीक नहीं चल रहा, तो आप उसे कैसे कह सकते हैं कि आप उससे वो सही तरह परफॉर्म करेगा। मेरी अपनी एक कोलीग थी मेरे पास, तो वो बहुत रिलक्टेंट थी घर में बताने से, शायद थी कि मुझे ये हार्मोनल इशू है कि मैंने नहीं बताना, और उन्होंने लेट कर दिया ट्रीट करवाना। और जब उनकी शादी हुई तो 4 ईयर लगे उनको कंसीव करने में। और वो भी बहुत मुश्किल से। और डॉक्टर्स ने कहा था कि आप बिल्कुल भूल जाएंगे, शायद हम कुछ कर सकते हैं आपके लिए। यानी कि बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं जिनको छुपाया जाता है जी। और फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं और ख़वातीन के मुंह पर बाल आ जाते हैं। अच्छा, मसला ये है कि वहाँ पर बाल आ रहे हैं जहाँ पर हम नहीं चाहते और जहाँ पर हम चाहते हैं कि बाल हों वहाँ से जा रहे हैं। तो मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब ये बताइएगा कि हु इज़ द राइट कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट? क्या हर क्लिनिक पर आने वाला शख्स हेयर ट्रांसप्लांट का ही पेशेंट होता है, या आप पहले उसको एडवाइस करती हैं कि इनका ख्याल रखो, इनकी टेक केयर करो, या फिर डायरेक्ट कहते हैं कि जी ट्रांसप्लांट करवा नहीं, लें? डायरेक्ट तो किसी को भी नहीं कहते। हेयर ट्रांसप्लांट में 7 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 से लेके स्टेज 7 तक। जो भी क्लाइंट हमारे पास आता है, सबसे पहले हम उसको एडवाइस करते हैं कि आपके लिए ये चीज़ मुनासिब है। नॉर्मली कुछ लोगों के बाल बिल्कुल ठीक होते हैं और वो हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहते हैं, हम उनको मना करते हैं कि नहीं, आपका राइट टाइम नहीं है। पेशेंट की कंसल्टेशन के बाद डिसीजन होता है कि ये आपकी स्टेज है, ये ट्रीटमेंट है, और हर एक के लिए रिज़ल्ट वो नहीं है। अगर आपकी बैक एरिया पे डोनर एरिया हेल्दी नहीं है तो फिर रिज़ल्ट भी उतना हेल्दी नहीं आएगा। अगर आपका डोनर एरिया हेल्दी है तो ऑब्वियसली रिज़ल्ट भी हेल्दी आएगा। लेकिन कोई भी शख्स अगर ये खुद सोच के कहीं जा रहा है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना है, हाँ अगर बिल्कुल बाल्डनेस है उसकी तो ज़रूर जाए, लेकिन पहले आप इनिशियल कंसल्टेशन करें, थोड़ी सी रिसर्च करें, 3-4 लोगों की राय लें, उनसे रेफरेंसेस लें, उनका काम देखें, फिर डिसाइड करें। किसी एक पर्सन को बिल्कुल देख के डिसाइड ना करें और एक क्लिनिक पे मत जाएं, 4 से 5 जगहों पे जाएं, फिर उनके अंदर आप जो भी आपको ठीक लग रहा है फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ठीक है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान की ये बात अच्छी है कि यहाँ पर मेडिसिन को एथिकली प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि डेफिनेटली हमारा रिलीजन भी ये कहता है कि आपको साफ गो होना चाहिए। तो अगर आप एक डॉक्टर से सेटिस्फाइड नहीं है या एक क्लिनिक से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कहीं और भी जाकर ओपिनियन ले सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि जिस तरह जिस पेशेंट को ज़रूरत होती है आप उसी को रिकमेंड करती हैं, या आप दूसरे क्लिनिक्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं। तो अब ये बताइएगा कि हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट कितनी होती है? क्योंकि सब लोग चाहते तो हैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाना, लेकिन प्राइस से डर जाते हैं। यूजुअली कुछ लोग ये करते हैं कि अपने माइंड में बजट बना लेते हैं कि ये मेरा बजट है, मैंने इसमें हेयर ट्रांसप्लांट ढूंढना है, जो कि सबसे गलत डिसीजन होता है। क्योंकि आपने अगर बजट कम माइंड में बना लिया है और आप उसी के अकॉर्डिंगली ढूंढेंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट में, अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे मुल्कों से तो उसके हिसाब से प्राइस बहुत कम है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से प्राइस करेंगे डिसाइड, तो फिर वो शायद आपको ज़्यादा लगे। जो लेकिन एक बात याद रखें, जो अच्छा काम कर रहा है वो कभी पैसे कम नहीं करेगा। मिनिमम 1,50,000 पाकिस्तान में इसकी प्राइस चल रही है। ये भी मिनिमम बॉर्डर लाइन पे, ज़्यादा भी हो जाता है, 100,000 भी हो जाता है, 2,50,000 भी हो जाता है। लेकिन मैं ये अनाउंस नहीं करी कि हाँ इसकी ये प्राइस है, इसकी ये प्राइस है।
हर एक ने आपसे अपनी सर्विसेज के चार्ज करने हैं और फिर डोनर के अकॉर्डिंगली। अगर बैक पे बाल कम है तो ऑब्वियसली पैसे कम होंगे, अगर बैक पे डोनर एरिया हेल्दी है, बाल ज़्यादा है, तो आपका रिजल्ट भी ज़्यादा आएगा और आपके पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके बिल्कुल थोड़े से बाल गिर रहे होते हैं और वो आके सोच रहे होते हैं बस थोड़े थोड़े लगा लेते हैं। ये ऐसा मजाक आपने नहीं करना, आपने पहले अपने जाएं, रिसर्च करें, इंटरनेट के ऊपर कर लीजिए, क्लिनिक्स पे जाइए, उनकी एडवाइस लीजिए, फिर आप डिसाइड करें। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आपने कहा कि लोग बचत करना चाहते हैं हर उस चीज़ पर जिस पे नहीं करनी चाहिए, और जिस पर करनी चाहिए उस पे नहीं करते। जब हमने कपड़े लेने हैं हम कभी नहीं सोचते, डिजाइनर वेयर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लाखों रुपए का जोड़ा ले रहे हैं आजकल, लॉन का इस तरह से है। हाँ, और जब बालों की बात आती है तो जिस तरह कि आपने कहा कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी बस कम प्राइस में कर दीजिए, तो डेफिनेटली कहते हैं कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या कॉस्ट इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि कितने बाल लिए जा रहे हैं या कितने बाल लगाए जा रहे हैं? कॉस्ट डिपेंड ही इसी चीज़ पे करती है। अगर एक शख्स उनके बैक पे बिल्कुल लिमिटेड बाल हैं तो उनका रिजल्ट ऑब्वियसली बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा। अच्छा, तो उनसे पैसे भी कम चार्ज किए जाएंगे। और अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जो कॉस्मेटिकली अपने आप को इन्हेंस करना चाहते हैं कि उनकी हेयर लाइन थोड़ी सी रिसीड हो जाती है और उनके जो अपना बाल है वो थिक होता है, उस केस में लोगों ने केस स्टडी नहीं करते। उस केस के अंदर भी जो नंबर ऑफ फॉलिकल हैं या नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स हैं वो ज़्यादा लगेंगे तो डेंसिटी मैच होगी। अगर आपकी हेयर लाइन नीचे ला रहे हैं तो उसमें अगर डेंसिटी नहीं होगी, आपके अपने बाल अलग लग रहे हैं, थिक लग रहे हैं, आगे बाल थिक लग रहे हैं, उससे तो बेहतर है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। सही। तो कॉस्ट का जो डिसीजन होता है नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स पे होता है। अगर नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स ज़्यादा हैं ऑब्वियसली प्राइस ज़्यादा होगी, अगर नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स कम हैं तो ऑब्वियसली प्राइस कम होगी। अच्छा, पहले ये समझा जाता था कि आर्टिफिशियल बाल लेके लगाए जाते हैं, तो क्या अभी भी लोग समझते हैं? हाँ, तो क्या पहले वाकई ऐसा होता था कि आर्टिफिशियल बाल होते थे और अब अपने ही हेयर फॉलिकल्स लेकर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं? क्या कोई प्रोसीजर में चेंज आया है या पहले भी यही प्रोसीजर था? बेसिकली ये दो चीज़ें हैं जिन्हें लोग नॉर्मली मिक्स कर देते हैं और आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। जो आर्टिफिशियल बाल लिए जाते थे वो काइंड ऑफ विग या पैच को उसका नाम दे दिया गया है कि वो एक पैच बना के नेट के पीस के ऊपर बाल चिपका के या पिरो के पैच लगा देते हैं। तो आप लगाते हैं तो डेंसिटी बड़ी आउटस्टैंडिंग होती है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन उसका बहुत नुकसान होता है कि आपका जो अपना बाल है नीचे वो डैमेज हो रहा है। ज़ाहिर है आपने अपनी स्कैल्प पे एक चीज़ चिपकाई हुई है, उसे आप कितने अरसे तक रख सकते हैं? एक वक्त आएगा कि आप सोचेंगे कि यार ये मैं इसको, क्योंकि आपको मेंटेनेंस करानी पड़ती है, बार बार सर्विस करानी पड़ती है, इरिटेशन होती है, स्वेटिंग होती है, उसको लोग ये समझते थे कि शायद ये हेयर ट्रांसप्लांट है। हालांकि वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है, वो बिल्कुल नॉन मेडिकल है और एक डिफरेंट चीज़ है। हेयर ट्रांसप्लांट जब भी हुआ शुरू से ही ये आपके नेचुरल हेयर ही लिए जाते हैं। पहले जो प्रोसीजर होता था वो FUT था कि जिसमें एक पैच निकाल के स्टिच कर दिया जाता था, फिर उसको स्लाइस करके फॉलिकल्स को लगाया जाता था। अभी ये होता है कि FUE प्रोसीजर होता है जिसमें हार्वेस्टिंग की जाती है एक एक फॉलिकल की। अच्छा जी, स्लाइडली ये उससे बेटर भी है क्योंकि इसमें आपका पीस नहीं कट रहा, क्राउन नीचे नहीं आ रहा, और जब आप बालों को निकालते हैं तो इसमें रोबोटिक लेवल आ जाता है। जब आप कॉन्टिन्यूसली सर्जरीज करते हैं, रोबोटिक लेवल किसको कहते हैं कि जब आपका हेयर फॉलिकल निकल रहा है वो उसी हेल्थ पे निकल रहा है जिसमें आपकी स्कैल्प के अंदर पड़ा हुआ है नेचुरली, तो जब वो ऊपर पहुंच रहा है तो आपकी डेंसिटी भी बहुत ज़बरदस्त आती है। अच्छा, आपने कहा कि FUT पहले किया जाता था और एक पैच लिया जाता था, तो जहाँ से वो पैच ले रहे हैं तो वहाँ से तो बाल चले जाएंगे और वहाँ पे कोई स्कारिंग वगैरह तो नहीं हो जाती? एक माइनर सा स्कार लाफ लाइन की तरह का बिल्कुल आता था। उसमें भी जो अच्छे सर्जन थे ट्राइकाफैटिक क्लोजर देते थे, लेकिन ये कहना कि स्कार नहीं है, दैट्स अ लाई। एक स्कार रहता था जो कि आप जब भी हज उम्रा पे या हेड शेव करते थे तब नज़र आता था। यूजुअली लोग जब बेचारे बाल ही नहीं होते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट करा के बड़ा कम ही शेव ऑफ करवाया करते थे, लेकिन ये कहना कि स्कार नहीं था, बिल्कुल था। एक लाफ लाइन थी, बन जाती है, नज़र आती है, क्राउन नीचे आ जाया करता था। लेकिन अभी जो प्रोसीजर है वो चेंज हो गया है जिसमें स्कारिंग बहुत मिनिमम हो गई है। उसमें यह है कि आपका क्राउन भी, स्किन कटेगी नहीं, वहाँ पे ही मौजूद रहेगी, तो वो आपका क्राउन भी नीचे नहीं आता। ये FUE जो आप कह रही हैं, ये नया वाला प्रोसीजर ये नया है, ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्लाइंट के लिए बहुत कंफर्टेबल है
और डेंसिटी भी समवेयर उससे ज़्यादा है अच्छा, FUT ठीक से। है। तो फिर ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसीजर करना है? अभी तो और नॉर्मली क्या FUE जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा मुश्किल है? देखिए, ये बेसिकली FUT या FUE दो प्रोसीजर हैं। जिसकी यूजुअली प्रैक्टिस FUT पे है वो हमेशा क्लाइंट को फोर्स करेगा कि FUT ही अच्छा, कराओ, क्योंकि FUE की प्रैक्टिस बनाना भी एक टाइम टेकिंग चीज़ है। आपने अभी भी एक प्रो लेवल पे जो काम कर रहा है उसको 3000 ग्राफ्ट हार्वेस्ट करने के लिए अगर आउटस्टैंडिंग स्किन है तो 3 आवर्स चाहिए हैं मिनिमम। अगर वो स्किन डिफ़िकल्ट है, हार्ड है, तो वो 4 आवर भी लग सकते हैं। तो कौन टाइम कितना दे रहा है? तो जिनकी प्रैक्टिस मैं आसान ज़बान में बताऊंगी FUT पे है, वो आपको FUT पे फोर्स अच्छा। करेंगे, करवा लो। जिनकी प्रैक्टिस FUE पे है, और FUE ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। वो प्रूव भी किया जा सकता है, तो वो लोग आपको कहेंगे कि FUE करवाओ। और मेरी भी रिकमेंडेशन यही है कि आप FUE की तरफ जाइए। पूरी दुनिया में अब यही सबसे एडवांस प्रोसीजर है, इसी के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। सिर्फ आपने मेक श्योर करना है कि आप जिनके पास जा रहे हैं वो वाकई अच्छा काम कर रहे हैं, उनका काम देख के वेरीफाई करके ठीक जाएं। है, यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी फरहान बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी, सवाल पूछिएगा। ये डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरे सर में ना कोई निशानात बने हुए हैं जिल्द की वजह से, उसकी वजह से बाल बहुत गिरते हैं। अच्छा, ठीक है। कोई खारिश वगैरह भी होती है, दाने हैं ये? जी नहीं, जिस्म पर निशान है, जिससे बहुत से हैं, जिस्म पर भी हैं और सर में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको एलोपेशिया। एक बार साफ करने के बाद तो वो चली जाती है, लेकिन दोबारा फिर वो उसी तरह से ही हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर बाल चले जाते हैं तो दोबारा से नहीं उगते? अभी तो बाल इस तरह गिरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाल चले जाते हैं और दोबारा वापस नहीं आते। अच्छा, ठीक है। मैं पूछ रही थी कोई खारिश वगैरह भी होती है, कोई दाने वगैरह भी हैं बालों में या नहीं? बारिश तो होती है। अच्छा, ठीक है। किसी इस डॉक्टर को तरह से दिखाया है आपने? लाल सा हो जाता है, वो जहाँ जख्म है ना वो लाल सा हिस्सा हो जाता है। अच्छा, ठीक है। आप कुछ पूछना चाहेंगी? मुझे ये बताइएगा, जहाँ पे आपको वो पैच बनता है वहाँ से बाल ख़त्म हो जाते हैं हमेशा के लिए, खिंच जाता है, वाइट हो जाता है पैच? थोड़ा सा हिस्सा ऐसा है फ्रंट से, जहाँ से माथे की साइड पे जहाँ से ऐसा हुआ है, तो बाल एक बार गिरे हैं, लेकिन अभी दोबारा वहाँ से नहीं है, उस तरह से नहीं आए। अच्छा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि चलें, इनको बहुत एलोपेशिया शुक्रिया है। आपने कॉल किया। जी, मुझे लग रहा है कि इनको शायद एलोपेशिया है या सोराइसिस है, उन्हें खुद समझ नहीं आ रही। सही, और ठीक। जाहिर है हम भी देख नहीं रहे, तो आपके लिए रिकमेंडेशन यही है कि आप अपने करीबी डर्माटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है वो हेयर से रिलेटेड नहीं है, वो स्किन से रिलेटेड है। ठीक है। तो आप बजाय कि हम आपको देख भी नहीं रहे, आपकी बात से भी हमें उस तरह से समझ नहीं आ पा रही, तो हम आपको कोई गलत मशवरा दे दें, तो आपके करीब ही कोई ना कोई अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट होंगे, बिल्कुल, उनको आप दिखा उनसे लें। ज़रूर दिखाएं, क्योंकि वो फिजिकली आपको देख के हमसे ज़्यादा अच्छा मशवरा दे सकते हैं। बहुत सारी जो स्किन की कंडीशंस हैं उनमें ये मसला होता है कि जब तक डॉक्टर देख नहीं लेता जी। तो एक फाइनल डायग्नोसिस हम नहीं दे सकते। बिल्कुल। और यहाँ पर एक और कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से, सवाल पूछिएगा। मैं जी मोहम्मद आतिफ बात कर रहा हूँ जिला बक्का से। जी, जी मेरे बाल दुमराने हैं, इनके हल के बारे में पूछना था, ये कैसे सीधे होंगे? अच्छा, ठीक है। आप इनको स्ट्रेट करना चाहते हैं? जी हाँ। अच्छा, एज क्या है आपकी? तकरीबन 16 साल। अच्छा, ठीक है। तो कुछ इस्तेमाल करते हैं बालों में, कुछ किया है इसके लिए या नहीं? नहीं जी, कौन इसमें? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। अच्छा, ये बड़ा प्रॉब्लम है कि जी। जिसके कर्ली हैं उनको स्ट्रेट चाहिए, जिनके स्ट्रेट है उनको कर्ली कर्ली चाहिए, चाहिए, तो ये बड़ा मसला होता है। और ये देखें इनकी जो कोई भी एज है खुश नहीं उसमें, अपने साथ। हाँ। और दूसरी बात ये है कि डेफिनेटली अगर ये सैलून्स में जाएंगे तो वो इनको कहेंगे कि रिबॉन्डिंग आप करवा लो। बिल्कुल रिबॉन्डिंग करवा लें। जी। और फिर जाहिर बात है, जिस तरह कि हमने कहा कि जितने केमिकल्स लग रहे हैं उतना ही फिर डैमेज भी उतना हो रहा है, तो ज़्यादा। क्या करें? अच्छा, पुराने ज़माने में ये मैंने देखा है कि माएँ तेल लगाती थी, कस जी। के बाल बनाती थी। उससे मैंने खुद भी देखा है कि मैंने खुद बल्कि ये ऑब्जर्व किया, इसलिए मैं ये कोट कर रही हूँ कि घुंघराले बालों पर जो लोग ऑयल लगा के कस के चुटिया करते हैं तो किसी हद तक वो बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये क्या होता है? कोई इसका इफेक्ट होता है या ये बस साइकोलॉजिकल है? साइकोलॉजिकली ही हो रहा है। देखिए, जो आपका जेनेटिकली आपको हेयर स्ट्रक्चर मिला है वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे आप ये कह रहे हैं कि मुझे ठीक है। मेरे बाल कर्ली हैं तो ये कैसे ठीक होंगे? सिर्फ ये है कि आप नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा कटवाएं उनको, ठीक है। थोड़े से छोटे भी रखें, क्योंकि आप लंबे रखते हैं तो वो और ज़्यादा curls पड़ते कर्ल हैं। हो जाता है, तो वो और तंग होते हैं। बाकी ये है कि आप आज के दौर में शुक्र पड़ें कि आपके पास बाल हैं वरना तो बेचारे लोग जिनके बाल नहीं है वो कहते हैं करली ही सही, हमें बाल दे दो।
सही सही, बिल्कुल। और कर्ली बालों का ये होता है कि उनकी डेंसिटी भी ज्यादा लगती है, जी, तो और बिल्कुल। हाँ। और नॉर्मली जब हम हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं, जिनके बाल कर्ली होते हैं उनका ज़्यादा अच्छा मज़े का रिजल्ट लग रहा होता है, क्योंकि वो बहुत उनमें फूल आ जाती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपके बाल जैसे भी हैं, सिर्फ उनकी केयर करें, अच्छे वाइटामिन लें, टाइम पे सोएं, अच्छा खाना खाएं, और जैसे वो हैं उनके साथ आप खुश रहें। बिल्कुल, अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत बिल्कुल, ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरी है। है। और ये एक्सेप्टेंस जो है हमें खुद भी लानी पड़ती है, कुछ पेरेंट्स की तरफ से भी होती है। अच्छा, बच्चे जो है ना वो रोल मॉडल्स भी बना लेते हैं, ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम जी, होता है। जिस तरह के ये यंग एज में हैं तो इनको होता जी। होगा, इनका भी कोई रोल मॉडल होगा जिनके बाल स्ट्रेट होंगे, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन जिस तरह कि आपने कहा कि अपने आप को एक्सेप्ट करें, उससे बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि पहले ज़माने में बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा शेव किए जाते थे, हटाए जाते थे जी, कि इससे बाल अच्छे होंगे, अच्छे तो हो क्या जाएं। वाकई शेव ऑफ करने से, बिल्कुल वो गंजा जो आप कर देते हैं जी, बच्चे को, उससे बाल बेहतर होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मली आप पहले के ज़माने में लाइफस्टाइल देखें कि हम जैसे कि पार्क में जाके खेलते थे, विटामिन डी लेते थे, रेत में खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे। जो चीज़ें नॉर्मली मिट्टी में खेलना भी रिकमेंडेड है, जो चीज़ें हमने अब्जॉर्ब की हैं वो अब हमारे बच्चे नहीं कर सकते। जो भी हालात हैं कि रिकमेंडेड ही नहीं है कि आप बच्चे को बाहर भेजें या ठीक है। धूप में उस तरह से खेलने दें। तो बच्चों को आप बार बार मत शेव ऑफ करें। नॉर्मली आजकल जितने बच्चे आते हैं पीड्स में, आप देखें कि उनका विटामिन डी लेवल लो है। बच्चों में थायराइड का बहुत इशू है, जिससे ठीक है। उनके बाल गिर जाते हैं। और पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चों के बाल अच्छे हों तो उन्हें बिला वजह मत काटें। इससे और उनका कॉन्फिडेंस ठीक भी, है। वो हमारे वाले बच्चे नहीं है यहाँ कि पर आओ कॉलर पकड़ो। है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम मैं नसरीन बात कर रही हूँ मेलजी से। जी, सवाल पूछिएगा। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे बाल बहुत कमजोर हैं, गिरते जा रहे हैं। जैसे जैसे कंघी करती हूँ वैसे ही कंघी के साथ ही बाल उतर रहे हैं जड़ों से। अच्छा, कितने गिर रहे हैं? बहुत ज़्यादा गिरते हैं? बहुत ज्यादा गिरे हैं और बाल वाइट बहुत है मेरे। अच्छा, एज एज क्या है आपकी? एज मेरी 19 है। खाना वगैरह सही खाती हैं? हेल्दी ईटिंग करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, मुझे दूध से या प्रोटीन से बहुत ज्यादा एलर्जी है, तो इस वजह से मैं प्रोटीन नहीं ले रही। अच्छा, कोई सप्लीमेंट्स ले रही हैं, कोई विटामिन्स वगैरह? जी जी। अच्छा, उससे भी अफाका नहीं हो रहा? नहीं मैम। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। सवाल का जवाब लेते हैं जी। यंग पेशेंट हैं, बिल्कुल, 19 देखिए एज और 19 ग्रे के। भी हो रहे हैं और गिर भी रहे हैं। देखिए, ग्रे होना तो डेफिशिएंसी है विटामिन B12 की। जैसे वो बता रही हैं कि उनको प्रोटीन से एलर्जी है, तो B12 का बड़ा सोर्स प्रोटीन ही है। एक तो आप ऐसी चीज़ें, आप किसी डाइटिशियन से रब्ता कर लें जो आपको ज़्यादा अच्छी डाइट बता सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव, अगर आपको प्रोटीन से एलर्जी है तो आप क्या चीज़ें ले सकते हैं। साथ साथ विटामिन B12 का इंटेक बढ़ा दें, ताकि आपकी जो ये वाइटनिंग है ये थोड़ी कम हो जाए। और जो गिरने का हल है, इसमें भी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी कि आपका हार्मोनल इशू है, या आपकी ले फूड आपने खुद बता दिया, एनीमिया भी हो सकता है। विटामिन डी भी ठीक नहीं HB है। अगर कम हो। आपका थायराइड का अगर प्रॉब्लम है तो भी आपके बाल जाते हैं। अगर आपको हार्मोनल इशू है तो उसको भी सीरियस लें। और इसके साथ साथ, क्योंकि हमने वेट का नहीं पूछा, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो फ़ौरन से पहले आप उसको नॉर्मल करें। और आपके लिए सबसे आसान रेमेडी आपके किचन में है कि आप ऑनियन वाटर स्टार्ट कर दें, बजाय कि आप महंगे सप्लीमेंट्स पे और महंगे सीरम्स पे हम आपको फोर्स करें। आप ऑनियन वाटर लगाएं। मुश्किल बड़ा है कि वो अच्छा, ये किस तरह से निकाला जाता है? सिंपल, आप बस वाइट ऑनियन लें, उसको क्रश करें और मलमल के कपड़े में उसका पानी निकालें। ठीक है। और वो निकाल के आप उसको लगाना स्टार्ट करेंगे, आपको विद इन 10 डेज डिफरेंस नजर आएगा। अच्छा, ठीक अब वो थोड़ा, जैसे हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि आप लगाएं, स्मेल है, वॉश करना, लेकिन जिस तरह वो हाउस वाइफ होंगी या स्टूडेंट होंगी, तो अगर आप 30-40 मिनट्स निकाल लें अपने लिए, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम फील बात कर रहा हूँ शोरकोट से। जी, सवाल पूछिएगा। जी मतलब वो बालों की ग्रोथ ठीक होती है, मगर जो खुश्की है ना, डैंड्रफ है, उसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके लिए कुछ किया है आपने? कोई शैम्पू वगैरह इस्तेमाल किया है एंटी डैंड्रफ? जी हाँ जी, काफी यूज की है। उससे फाका नहीं हुआ? जी बिल्कुल भी कोई बेनिफिट। ठीक है, डैंड्रफ क्या आपकी पलकों में भी है, फेस पर भी आती है? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, खारिश भी होती है साथ? हाँ जी, खारिश भी होती है बहुत। अच्छा, और ठीक वो है पैच है या वो छोटी छोटी है? जी, पैच में है। फैट में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया जी। जी, इनको सेबोरिक डर्माटाइटिस है हाँ। बेसिकली।
और उसके लिए आपने उसके साथ लड़ाई करनी है कि आप अगर ये समझें कि हम कोई एक चीज़ आपको बता दें और वो आप लगाएं, तो ऐसा नहीं है। आपको बेसिकली कैटोकोनाजोल केमिकल है, शैम्पू की फॉर्म में भी आता है, वो स्कैल्प क्लेंजर है, वो शैम्पू नहीं है। उसको आपने सिंपली हाथ के ऊपर डाइल्यूट करना है और वो आप स्कैल्प के अंदर लगा के वेट करें 1 मिनट या 2 मिनट, उसके बाद आप अपना नॉर्मल शैम्पू करें तो आपकी डैंड्रफ वो चली जाएगी। और जैसे ही आपकी ख़त्म हो, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, फिर भी आप उसका दौरानिया कम कर दें, आप इसको ज़रूर यूज़ करते रहें, क्योंकि अगर आप बिल्कुल छोड़ देंगे तो डैंड्रफ दोबारा आ जाएगी। तो हफ्ते में कितने दिन ये इस्तेमाल पहले कर तो सकते जब तक इनको डैंड्रफ है उसको ये हफ्ते में 2 टाइम्स कर लें। उसके बाद जब इन्हें लगे कि बिल्कुल क्लियर है, क्लीन है, तो फिर 15 दिन के बाद कर लें, 20 दिन के बाद एक दफ़ा कर लें। उससे यहाँ पर इन्हें एक काफ़ी- और कॉलर है, उनको जी, लेते काफ़ी हैं। हेल्प अस्सलाम वालेकुम, मिलेगी। कौन कहाँ से बात करें? मैडम जी, सवाल पूछिएगा। आपकी आवाज़ हमें सही से नहीं आ रही। मेरी उम्र 23 साल है। अच्छा, ठीक है। मैडम मैंने काफी शैम्पू इस्तेमाल किए, उसके बावजूद मेरे बालों में डेंट खत्म नहीं हो रहा, साथ साथ बाल बहुत गिरते हैं। ठीक है, डैंड्रफ है और गिर बहुत रहे हैं। हाँ, आपके बाल, किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? नहीं, डॉक्टर को नहीं करते सर, शैम्पू है वो कहते हैं उसको ताजुल भी और सकते हैं। कितने गिरते हैं? कितने गिरते हैं? कितने गिर रहे हैं आपके बाल? काफी मैडम हो जाती, काफी वो दोबारा वैसे ही उग रहे हैं या पैचेस में उग रहे हैं? आप पूछ लें जी, उनसे। आपके बाल जब गिर रहे हैं तो दोबारा वैसे ही उग रहे हैं जैसे पहले गिरने के बाद थे, या वो थिन हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं? वीक हो रहे हैं, कमजोर हो रही है, आगे वाले साइड से बिल्कुल बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपको मेल पैटर्न बाल्डनेस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल जी। किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी, सबसे पहले तो आपने ये जहन में रखना है कि जो सिम्टम्स आपने हमें बताए हैं, ऑब्वियसली हम आपको देख तो नहीं रहे, आपको मेल पैटर्न बाल्डनेस है जिसे गंजपन कहते हैं। इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ टॉपिकल प्रोडक्ट्स लगानी है विदाउट स्टेरॉइड्स, जिसमें सीरम्स, वाइटामिन। सबसे आसान तो प्याज का पानी मैं बता चुकी हूँ। अगर वो नहीं आप लगाना चाहते तो मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंगली, अगर आपको ज़्यादा मज़ीद डिटेल्स चाहिए तो आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा लें या हमें रब्ता कर लें, हम आपको बता देंगे कि अगर आप वो लगाएंगे तो एटलीस्ट आपकी थिनिंग थोड़ी कंट्रोल होगी, आपकी डैंड्रफ कंट्रोल होगी, क्योंकि डैंड्रफ की आपकी हमें टाइप नहीं पता कि कौन सी सही। टाइप की डैंड्रफ ठीक है। है। तो वो आप करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन 100% आपको ये जहन में रखना है कि ये आपके बाल मेहमान है, बस इतनी इनकी खातिर मदारात कर लें आपके लिए बेटर है। अच्छा। कि ये थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो भी पैटर्न है, क्योंकि स्टेज 1 से स्टेज 7 तक बाल्डनेस होती है, उसके अकॉर्डिंगली आपके बाल जाएंगे ही जाएंगे। अच्छा फ़ारूक, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि ये मेहमान है और मेहमानों ने एक दिन जाना ही होता है, तो उनकी जितनी खातिर तवाज़ो हो सकती है कर लें, और उसके बाद जो है वो आपको बालों के लिए कोई हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अच्छा, ये बताइएगा कि डैंड्रफ की 2 कॉल्स आई, इन कॉलर्स को डैंड्रफ थी, तो क्या डैंड्रफ एक से दूसरे में भी शिफ्ट हो जाती है अगर वही कंघी इस्तेमाल की जाए? जिनको डैंड्रफ हो उनको अपना टॉवल, अपनी कंघी, हर चीज़, इवन के तकिया भी सेपरेट रखना चाहिए। बिल्कुल शिफ्ट हो भी सकती है। नॉर्मली ज़्यादातर जिन लोगों को होती है उनकी तो एक जेनेटिक भी होती है, और या वो प्रॉपर सर वॉश नहीं करते। और नॉर्मली ये भी देखा है कि जिन लोगों को डैंड्रफ है वो तो फिर कहते हैं कि नहीं हम सर नहीं धो रहे, हमें ज़्यादा हो जाती है। ऐसा मत कीजिए, आपको तो ज़्यादा क्लीन रखने की ज़रूरत है अपनी स्कैल्प को, क्योंकि अगर वो डैंड्रफ वहाँ पर पड़ी रहती है तो उसकी वजह से खारिश होती है, फिर वहाँ पर जख्म भी पड़ सकते हैं। उसके अलावा कई लोग, जैसे आपने पलकों का जिक्र किया, पलकों में हो जाती है, तो उनको ज़्यादा केयर करनी है आम लोगों से। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम, जी साहिवाल से बात कर रहे हैं। सवाल पूछिएगा। अपना बाल बहुत गिरते हैं। अच्छा, एज क्या है आपकी? एज मेरी 20 ईयर्स में आपके बाल गिर रहे हैं, दोबारा से निकल आते हैं फिर? नहीं निकलते, नहीं वाइट बाल भी हो चुके हैं अपना दरमियान से। ठीक है, खानदान में ये गंजपन का मसला है किसी को? नहीं खानदान में नहीं। अच्छा, ठीक है। डाइट अच्छी है आपकी, खुराक सही करते हैं? खुराक अच्छी खाता हूँ। कोई टेंशन तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं खुराक की। फिर भी बाल गिर रहे हैं? सही। दूध वगैरह पीता हूँ ना। अच्छा। बाल जब गिर रहे हैं दोबारा से पतले उगते हैं या सेम जैसे पहले थे वैसे ही उगते हैं?
पतले भी उगते हैं, कमजोर बहुत हैं। जी, इनको भी मेल पैटर्न ठीक है, बाल्डनेस बहुत है। शुक्रिया आपने कॉल किया जी। जी जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आपको भी मेल पैटर्न बाल्डनेस है जिसे हम गंजपन कहते हैं, तो उसके अंदर यही ट्रीटमेंट्स रिकमेंडेड हैं। पीआरपी ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है क्योंकि अभी आपकी एज कम है, तो आप जितना, हम जैसे पहले जिक्र कर चुके हैं, मेहमान हैं, मेहमानों की खातिर तवाज़ो कीजिए ताकि वो आपके साथ कुछ अरसे के लिए चलें, क्योंकि अभी बहुत कम एज है इनकी। हाँ, तो 20 इयर्स ओल्ड हैं 20 ये। ईयर्स हैं। और पहले जब हम भी इस फील्ड में आए थे तो बाल्डनेस 30s में आती थी, अब 20s पे शिफ्ट हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो मैंने देखा है कि प्रोडक्ट्स हम बहुत ज़्यादा बहुत इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। सल्फेट वाले शैम्पूज हम कितने यूज़ करते हैं, डाइट हमारे लोगों की देख लीजिए, जब हम बर्गर पे और इन चीज़ों पे शिफ्ट हो गए हैं। और आजकल के बच्चे देखें कि वो खाते ही पिज़्ज़ा और बर्गर है, मेरे बच्चे भी खाते हैं लेकिन क्या करें कि और चिकन जितना खा रहे हैं, तो ऑर्गेनिक डाइट से हम हटे हैं। जो डाइट हम खा रहे हैं फिर वो हमें बता भी रही है कि वो हमारी बॉडी में जाके कर क्या रही बिल्कुल है। ऐसे ही है, हमारी डाइट बहुत अनहेल्दी हो सब्जियां चुकी खाने है। की हैबिट ही नहीं है बच्चों में, बड़ों में। वो बस कई लोग हैं जो बिल्कुल गोश्त खाते हैं। भाई बैलेंस, हर चीज़ खाइए, बैलेंस डाइट लें। अगर आपको किसी चीज़ से कोई एलर्जी नहीं है, कोशिश करके जो भी चीज़ है, अभी बल्कि मैं आपको एक गाइडलाइन दूंगी। पिछले दिनों हमारे पास एक पेशेंट आए हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, और नॉर्मल जो पर्सन होता है उसका HbA1c होता है 5.5 और उनका 4 था HbA1c। अच्छा। मैंने उनसे स्पेशली क्वेश्चन किया कि आप क्या ऐसा करते हैं कि आपका HbA इतना कम है, मतलब इतना मेंटेन है, ये जाहिर कर रहा है कि आपकी बॉडी बहुत हेल्दी है। दैट्स वेरी गुड अगर 4 है तो उन्होंने बताया कि मैं शुगर बिल्कुल नहीं लेता, आर्टिफिशियल जो शुगर है, नेचुरल फ्रूट्स वगैरह में जो है वो मैं लेता हूँ, आर्टिफिशियल शुगर बिल्कुल नहीं लेता, और मैं करेले का जूस निकाल के पीता हूँ। हाँ ठीक, बिल्कुल, उससे आपकी शुगर जो शुगर है वो लो होती लो है, और होती जितना है। आप हेल्दी खाएंगे उतना ही आपकी जो है जिस्म पर अच्छा इफेक्ट आएगा। और यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम मैम, मैं शाहिद बशीर बात कर रहा हूँ जी, रावलपिंडी से। सवाल पूछे। जी जी, सवाल पूछे। मुझे तकरीबन पिछले 15 साल से इशू है कि मुझे खुश्की है सर में और बाल मेरे बहुत ज्यादा गिरते हैं। अच्छा ठीक है, तो कोई शैम्पू वगैरह या कीटोकोनाजोल वगैरह आपने इस्तेमाल करने की कोशिश की है? जी, मैं असल में कोई भी शायद हकीमी नुस्खा और जो लोकल चीजें होती हैं, तेल और शैम्पूज, कोई भी इलाज छोड़ा नहीं है, लेकिन इफेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, तो जो बाल गिर रहे हैं आपके खुश्की, उसके साथ बाल भी गिर रहे हैं खुश्की के साथ? जी जी, बाल बहुत ज्यादा। तो वापस आ जाते हैं वो? नहीं, वापस नहीं आ रहे। मेरी एज जो है वो 45 हो चुकी है। अच्छा ठीक है, अब तो यकीन करेंगे, अब तो मैं वो जो थोड़ी बहुत उम्मीद है वो खो चुका हूँ। ठीक है, नहीं आप उम्मीद ना खोएं। अभी आपको फरूख बताएंगी कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हमारे पड़ोसी ही हैं, आपके पास टाइम है तो ज़रूर मेरे पास तशरीफ़ लाइए। दूसरी बात ये है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब देते हैं। दूसरी बात ये है कि उम्मीद ना खोइए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है कि ये मसला आपके साथ जाएगा नहीं, सिर्फ आपने इससे सीखना है कि आपने इसको कैसे कंट्रोल में रखना है। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी बेसिकली सेबोरिक डर्माटाइटिस या डेंड्रफ प्रोड्यूस कर रही है। आप जब तक उसके साथ उसको क्लीन नहीं रखेंगे, उसको क्लियर नहीं रखेंगे, ये मसला इस तरह नहीं है कि आप कुछ ना करें, करना आपको ज़रूर पड़ेगा। कह रहे हैं कि मैंने हर नुस्खा आजमा लिया है फिर भी हो रहा है। देखिए, अगर एक पैनाडोल है, उसको अगर आप अगर एक रिकमेंडेड है आप 4 ले रहे हैं, या 4 रिकमेंडेड है आप 1 ले रहे हैं, तो वो आपको फ़ायदा नहीं देगी। तो लोगों को क्वांटिटी पता नहीं होती। अच्छा, और हकीमी नुस्खों में भी वो वाले हकीम अब सारे वफात पा चुके हैं जो अच्छी चीजें बनाते थे। अभी सारे हकीम भी स्टीरॉइड्स भर के दे रहे हैं। सही है, बिल्कुल जी। तो वो आप बेहतर ये है कि आप प्रॉपर, आपको खुद पता होना चाहिए कि अगर आपका ये मसला है ये कितने % हल होगा। उम्मीद ना खोइए और इसके साथ एडजस्टमेंट सीखिए कि इसको मैंने कैसे कंट्रोल में रखना। और डॉक्टर को भी दिखा लें एक दफा, और हमारे पास भी आ सकते हैं। ठीक है, श्योर। यहाँ पर एक और कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से और सवाल पूछिएगा? जी, मैं मोहम्मद फिरोज बखर से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछे। मेरे बाल गिरते हैं तकरीबन 10 साल से, तकरीबन उम्र है हमारी 38 साल उम्र है। अच्छा ठीक है, वापस आ जाते हैं जब गिरते हैं? जी हाँ, वापस आते हैं, बिल्कुल आते हैं, फिर भी जो है ना गिर जाते हैं। अच्छा, फिर गिर जाते हैं। तो आपकी खुराक अच्छी है? वैसे बखर में तो आपकी खुराक अच्छी होगी। जी 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 बिल्कुल। अच्छा ठीक है, खानदान में किसी को ये मसला है?
जी जी, खानदान में भी मसला है ये। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं जी। हर जी, किसी का ये मसला है बहुत ज़्यादा। और मैं तो जब देखती हूँ तो परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि अगर हर दूसरे बंदे को ये मसला है तो क्या किया क्या जाए? किया जाए? हाँ। किया ये जाए कि हेयर ट्रांसप्लांट किया जाए। देखिए, जैसे उन्होंने खुद बता दिया कि उनकी जेनेटिक्स में भी है, और अगर आपकी 38 इयर्स एज है, यानी कि पिछले आप 28 ईयर्स से ये चीज़ फेस कर रहे हैं, तो आपको इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए था, आपको वेट नहीं करना चाहिए था। तो आपका सोल्यूशन, अगर आपके जो मुझे उनकी कॉल सुन के लगा है वो ये लग रहा है कि इनके बाल कोई बहुत ज़्यादा नहीं गिरे, गिरते हैं वापस आ जाते हैं, शायद इसीलिए ये स्लो भी थे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं फिर तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ आना चाहिए। लेकिन अगर आपकी हेयर लाइन मेंटेन है, आप बालों से सेटिस्फाइड हैं, तो फिर आप गिरने के ट्रीटमेंट पे फोकस करें कि वो थोड़ी डेंसिटी इनहेंस हो जाए। अच्छा, बहुत दफ़ा जब हम एड्स वगैरह देखते हैं तो उसमें लिखा होता है मनी बैक गारंटी, उम्र भर के लिए आपके बाल आपके सर पर रहेंगे, क्या वाकई ऐसा होता है? बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। उन एड्स पे पैसे मत खर्च करें, वो झूठ होते हैं यूजुअली, उनका कोई नहीं होता। नॉर्मली वो लोग SEO के थ्रू आपको कैप्चर करते हैं, जब आप उनसे प्रोडक्ट ले लेते हैं वो आपको पता भी नहीं लगता कि वो कौन थे, कहाँ से आए, कहाँ से गए। हमेशा इंटरनेशनल या नेशनल प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिनकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, जो आपके जिनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तेल, ये मनी बैक गारंटी कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा, ये तेल की आपने बात की तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर ही बहुत सारे तेल, एक ही एक्टर को लेके बहुत सारी कंपनीज ने अपना तेल वो बेच रहे हैं और वही क्लिप चला रहे हैं बिल्कुल, और लोग उसे देखकर हर किस्म का तेल ऑर्डर करें। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं पहले, फिर ये बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से और सवाल पूछेगा? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, फरखंदाबाद। जी, सवाल पूछे। मैंने अपने बालों के बारे में पता करना, मेरा बड़ा दिल करता है मेरे बालों की ना लंथ बड़ी हो, तो मैंने 2-3 चीजें इस्तेमाल भी की है, होते भी हैं तो टूट बहुत जल्दी जाते हैं। एज क्या है आपकी? मेरी 48। अच्छा, और अभी क्या लेंथ है बालों की? अभी इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, अच्छा, जो लेंथ है वो डेंस है। बालों का लेंथ उसकी बड़ी करनी जी। और बाल जो हैं आपके वो घने? हाँ जी। ठीक है, कोई और सवाल पूछना चाहती हैं आप? विटामिन्स ले रही हैं कोई? नहीं, कुछ भी नहीं मैं ले रही, बस वो चावलों का पानी जो है ना वो इस्तेमाल करती हूँ, और चावलों का वो जो होती पीछे होती है ना चावलों का पानी उबाल के वो करती हूँ। लेकिन आप कोई इनटेक नहीं कर रहे हैं किसी भी किस्म के विटामिन का? जी जी। डाइट ठीक है आपकी? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बट है तो फिर आपको मैं भी यही सोच रही थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा, खवातीन जिनके होते हैं बाल, वो चाहती हैं कि लंबे हो जाएं, तो ये जो बालों की लेंथ है क्या ये भी जेनेटिकली डिफाइन होती है? क्योंकि बाज़ लोगों के बाल एक ख़ास लेंथ के बाद नहीं बड़े होते। नॉर्मली जो मेरी स्टडी है, मैंने 10 फीमेल्स पे क्रिएट की थी। अगर आप चाहते हैं, जैसे कि इनका प्रॉब्लम है, तो राइट नाउ इनको जो ज़्यादा नीड है वो कोलेजन की है। ठीक है, आप कोलेजन का इंटेक करेंगी सप्लीमेंट की शेप में, इससे एक तो आपके बाल बेहतर होंगे, आपकी स्किन बेहतर होगी, और आपके जॉइंट्स भी ज़रूर बेहतर होंगे। क्योंकि सम टाइम लाजिम नहीं है कि हम अच्छी खुराक, या जिस तरह वो बता रही हैं वो बट हैं जो वो खा रहे हैं वो उनको फ़ायदा भी दे रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपकी लेंथ बेटर हो, एक तो उनकी ट्रिमिंग किया करें, सेकेंडली और ट्रिमिंग कोशिश करें कि खुद ही कर लें, कोई इतना लंबा चौड़ा चक्कर नहीं पकड़ के बालों के आपने एजेस कट करने हैं। साथ में आप कोलेजन का इंटेक बढ़ाएंगी तो आपकी लेंथ बड़ी होगी, और उसके आपको मल्टीपल फायदे हैं। सही। और जैसे कि वो अपनी डेंसिटी से भी सेटिस्फाइड हैं, और बालों को काट काट के आप जब नीचे लाएंगे तो फिर वो लेंथ बड़ी होगी, और वो हेल्दी भी होंगे। अच्छा, कोई और मसाज केयर का भी रोल होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप सर को नीचे करके मसाज करेंगे तो ब्लड फ्लो ज्यादा होता है सर में, और रिलैक्सेशन मिलती है आपको, क्योंकि रिलैक्सेशन का भी ताल्लुक है, ब्लड फ्लो होता है। उसके अलावा एंजाइटी का भी हमारी ज़िंदगी में बड़ा रोल है, और आजकल आप देखें एंजाइटी का लेवल बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जब आपको एंजाइटी आती है, आप डिप्रेशन लेते हैं, काम की टेंशन लेते हैं, बच्चों की टेंशन लेते हैं, पकाना क्या है ये भी एक टेंशन है, तो उससे भी ज़रा बचें, खुश रहना सीखें। जब आप खुश रहेंगे आपके स्किन भी अच्छी हो जाएगी, बाल भी उतने ज़्यादा अच्छे तो नहीं होंगे लेकिन कुछ ज़रूर अच्छे हो जाएंगे। और फरखंदा साहिबा, आपके लिए रिकमेंडेशन ये है कोलेजन का इंटेक करें। इंशाल्लाह इससे आपके बालों में आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा स्लोली।
अच्छा, जिस तरह कि आपने कहा कि क्या पकाना है, ये भी एक बहुत बहुत बड़ी बड़ी टेंशन है ख़वातीन की, और यही इससे ही काफ़ी बाल गिर जाते हैं। जी। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेडिटेट करते हैं, स्पेशली अगर आप नमाज पढ़ते हैं और सजदा करते हैं, तो दैट इज़ दी ओनली पोजीशन जिसमें आपका सर जो है वो आपकी बॉडी के लिहाज से नीचे होता है, वहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, जी। तो आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स भी होते हैं और आपके बालों को भी जो ब्लड सप्लाई है वो मिलती है, तो आपके बाल बेहतर हो जाते हैं। तो नमाज भी ज़रूर पढ़िएगा। बिल्कुल। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? जी वालेकुम सलाम, इरफान लगारी बात कर रहा हूँ मिर्पुर से। मैडम थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। मैंने कहा इरफान लगारी बात कर रहा हूँ तेरा मिर्पुर से। जी, सवाल पूछे। सवाल मेरा ये है कि बाल मेरे गिर जाते हैं तो इस बचाते हैं पानी की वजह से, पता नहीं कौन सी वजह से। अच्छा ठीक है, फिर आ जाते हैं जब गिरते हैं तो? नहीं, आते भी नहीं है, खानदानी मसला भी है, फिर आते भी नहीं। ठीक है, उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरी है 26 साल। अच्छा ठीक है, तो क्या बाल बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं या सर पर अभी हैं बाल सारे? अभी हैं, बाल हैं, मगर थोड़े से ज्यादा ही गिर गए हैं, मतलब ये गंजापन महसूस ही होता है। अच्छा ठीक है, कोई सवाल पूछना चाहेंगी या आपने दें कभी इनको? कोई ट्रीटमेंट करवाया है इनको रोकने के लिए या कोई मेडिकेशन इस्तेमाल की है? बस वो डॉक्टर को जो तुमको दिखाया था उन्होंने कहा तेल वगैरह लगाओ, मगर उनका कोई हल नहीं। ठीक है, हल है, हम आपको बताते हैं अभी। जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। इनके ऑब्वियसली मेल पैटर्न बाल्डनेस है, उन्होंने खुद ही बता दिया कि जेनेटिकली भी है और उनको फील भी होता है। तो आपको ज़रूरत है कि आप या तो मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल करें, सबसे सस्ता, सबसे आसान, या इससे बेहतर प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि मल्टीपल कंपनीज बना रही हैं। वो ज़ाहिर है आपको करीबी डर्माटोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं, या आप मुझसे रब्ता कर लें, मैं आपको बता दूंगी। जब तक आप वो यूज़ नहीं करेंगे, आपके फॉलिकल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तब तक आपके बाल गिरते रहेंगे। तेल से आपका मसला हल होने वाला नहीं है। अच्छा ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है कि अगर कोई मेडिकली इशू है, कोई मेडिकली चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, तो फिर उनके लिए कोई दवाई इस्तेमाल करेंगे तो अफाका होगा। यहाँ पर दूसरे कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम, मैं नादिया बात करी लाहौर से। जी, सवाल पूछे। सवाल मेरा ये है कि 5 मंथ हुए मेरा बेटा गया जापान। अच्छा। उसके उधर जाके बाल बहुत ज्यादा उतरे, इधर भी उतरे थे, उधर भी जाके ना बहुत ज्यादा उतरे। अभी कल ही इसने टिंड करवा ली है, गंजा हो गया ना। कहता मैंने मामा टिंड करवा ली। तो क्या इसके लिए प्याज का पानी या प्याज का ऑयल भी भेजूंगे किसी? अच्छा ठीक है, बच्चे की उम्र क्या है? 26 साल। अच्छा ठीक है, कुछ पूछना चाहेंगे आप? आपके खानदान में आपके हस्बैंड के या आपके भाइयों के बाल गिरे हुए हैं? भाइयों के तो अब गिरे हैं, तो हस्बैंड के काफी देर से ही उतरे हैं। अच्छा, लेकिन इसकी एज से पहले उतर गए, मतलब जी ठीक है ठीक है। आपके हस्बैंड के बाल ठीक हैं? नहीं, गिर चुके नहीं हैं। नहीं, वो भी गंदी है, बहुत पहले ही गिर गए थे। ठीक तो है, कोई बच्चा कोई विटामिन, कोई स्प्रे, कोई ट्रीटमेंट ले रहा है? पहले से ली थी, अब छोड़ दी है, तंग आके जी, बाल ही नहीं आया। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। अच्छा देखिए, इतनी यंग एज में जब बाल गिर जाते हैं तो एक तो बच्चा जो है वो खुद भी डिप्रेशन का शिकार हो और जाता बाल है। जाके ये जो बता रही टेंट करवा दिए, ये बहुत हाँ। गलत डिसीजन है, ऐसा मत करें। इससे फ्रिक्शन से बाल और डैमेज हो जाता है। तो बेहतर यही है कि और छोड़ना नहीं है। अगर आपको हेयर फॉल है और आप बता रही हैं कि आपके भाइयों के भी हैं, चाहे लेट आए हैं, उनकी जेनेटिक्स में है तो सही, आपके हस्बैंड के भी हैं, तो फिर आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे और लेते रहेंगे। ये वो बुखार की तरह नहीं है कि हॉस्पिटल से जाके दवाई लेंगे और ट्रीटमेंट करा के घर आ जाएंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते रहेंगे तो उनका फॉल कंट्रोल होगा। अब जैसे आप कह रहे थे कि मेरे भाइयों के बाद में जाके आए हैं, तो अभी जो जनरेशन हो आ रही है उसका अर्ली एज में ट्रिगर हो रहा है। तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो हो रहा है हमने उसको हैंडल करना है। तो उनको प्रॉपर विटामिन्स दें, उनको प्रॉपर कोई टॉपिकल प्रोडक्ट लगाएं स्कैल्प के ऊपर, और अच्छा शैम्पू यूज़ करें सल्फेट फ्री, ताकि उनके बाल कम से कम डैमेज हों। ठीक है। और रीग्रोथ का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि बाल सबके गिरते हैं, असल प्रॉब्लम जो मेल पैटर्न बाल्डनेस में होती है वो बाल गिर के दोबारा उस हेल्थ में नहीं आता, वो दिन ब दिन थिन होता जाता है और फिर वो गायब हो जाता है। अच्छा ये बताइएगा फ़रूख कि हेयर ट्रांसप्लांट तो करवा लिया, तो क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, और क्या किया जाए कि ना हो? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट में मैंने अभी जैसे वो जिक्र किया कि एक टेस्ट का
जब तक आप प्रॉपर टेस्ट नहीं करवाते, आपको पता ही नहीं है आपकी बॉडी, आपका HB कितना है, आपके प्लेटलेट्स कितने हैं, आपका शुगर रैंडम कितनी है, आपका HbA1c कितना है, तब तक अगर आप उसके बगैर हेयर ट्रांसप्लांट करवाएंगे या जो आपका कंडक्ट कर रहा है, तो आपको मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। अगर आप टेस्ट आपके ठीक हैं, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, किसी किस्म का आपको कोई कार्डियक इशू नहीं है, अगर इशू है तो आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करेंगे। अगर आपकी ये 3 चीज़ें ठीक हैं तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर इन तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। अच्छा जी। और स्टरलाइज आपने क्लिनिक में भी देखना है कि जहाँ आप जा रहे हैं उनके यहाँ स्टरलाइजेशन कैसी है, सफाई कैसी है, वो आपके काम को आपको कितना सीरियस ले रहे हैं, ग्लव्स कैसे पहन रहे हैं, गाउन कैसे पहन रहे हैं। अब मैंने अक्सर यूट्यूब पे देखते रहते हैं कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि ग्लव्स नहीं पहने हुए, कोई वो ही घर के कपड़ों में सर्जरी कर रहे हैं, भाई आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि जो भी कोई काम करवा रहे हैं जिससे उनकी डिजास्टर जी स्टरलाइजेशन ज़रूर हो। स्टरलाइजेशन पहली बुनियादी चीज़ है हेयर ट्रांसप्लांट में और किसी भी सर्जरी में। अच्छा, तो पता कैसे चलेगा कि जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है वो सक्सेसफुल है? कितने दिनों में ये बाल आ जाते हैं? ये बाल 3 मंथ्स तक बिल्कुल नहीं आते, 6 to 8 मंथ्स में जाके आपको पता चलता है कि सक्सेसफुल था या अनसक्सेसफुल था। कि आपने अगर गलत जगह से कराया तो ऑब्वियसली अनसक्सेसफुल होगा। 100 अक्सर हमारे पास पेशेंट आ जाते हैं दूसरे क्लिनिक से, जी हमने करवाया रिजल्ट नहीं आ रहा, हम उनको 1 ईयर का टाइम देते हैं कि ताकि हर फॉलिकल जो लगा हुआ है वो अपना साइकिल पूरा कर ले, फिर हम उसका ट्रीटमेंट उसको ऑफर करते हैं। अदरवाइज यहाँ पर कॉलर है जी, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मुदस्सिर बात कर रहा हूँ मैं चकवाल से। मेरा क्वेश्चन है हेयर फॉल के हवाले से। जी जी पूछे। हाँ, ये मैं पूछना ये चाह रहा था कि 4 to 5 मंथ से मैंने जिम स्टार्ट किया है, तो 2.5 मंथ से मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट की है, तो उसके बाद से मेरा अब मुझे ऐसे फील हो रहा है मेरा हेयर फॉल हो रहा है। अच्छा ठीक है, एज क्या है आपकी? 38। आप कुछ सप्लीमेंट्स तो नहीं ले रहे बॉडी बिल्डिंग के लिए? नहीं, सप्लीमेंट मैं कोई नहीं ले रहा हूँ। जी जो डॉक्टर साहबा कह रही थी मिनॉक्सिडिल, ये मिनॉक्सिडिल मैं यूज कर रहा हूँ फ्रॉम 1.5 मंथ। अच्छा ठीक है, कोई सवाल पूछना चाहेंगे आप? उसके अलावा आपने प्रोटीन का इंटेक बढ़ाया है या वो सेम ही है जो पहले था? क्योंकि अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने बढ़ाया होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटीन का इंटेक कोशिश हमारी यही होती है जो हम बॉडी बिल्डिंग। अच्छा, जब स्वेटिंग होती है आपको तो आप वॉश करते हैं बालों को? क्योंकि बहुत सारे लोग जिम जा रहे होते हैं, बालों में स्वेट आ रहा होता है, लेकिन वो 2-3 दिन तक शावर नहीं करते क्योंकि फिर बहुत फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है, तो आप वो एहतियात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आफ्टर जिम लाजमी अपने बाल वॉश करता हूँ क्योंकि अच्छा, वो वैसे भी इरिटेशन भी होती है मुझे अगर ना करूँ तो। जी। तो ये जिम आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है, इससे पहले भी आपने कभी किया था या अभी आपने आके डिसाइड किया कि मैंने करना है? नहीं, पहले कभी नहीं किया था। वैसे मैं वेट जब मेरा एक्सेस होता है तो मैं डाइटिंग करता था, इस दफा मैंने जिम स्टार्ट किया है। तो जब पहले डाइटिंग करते थे तो उसमें आप प्रॉपर डाइट करते थे या भूखा रहते थे? डाइटिंग हम तो भूखा रहना ही समझते हैं जी, हाँ, ये पूरा पाकिस्तान ऐसे ही डाइटिंग समझता है। ठीक है, अभी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं कोई बायोटिन या विटामिन्स वगैरह? नहीं, अभी मैं कोई भी और सप्लीमेंट। मिनॉक्सिडिल किसने इनको रिकमेंड किया था? मिनॉक्सिडिल ये था कि मुझे डेंटिस्ट का कुछ अर्सा पहले 1-2 साल पहले इशू था, तो मैं ये फर्दन लगाता रहता हूँ। नहीं, आपको रिकमेंड किया था किसी ने चेक करके या आपने खुद से डिसाइड कर लिया था? डर्माटोलॉजिस्ट ने मुझे recommend किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। सवाल का जवाब लेते हैं। जी, इसमें जो मुझे समझ आता है सारा उनका सवाल सुन के, देखें आप एक ट्रैक पे जा रहे थे अपनी लाइफ में और आप उसमें कभी भूखा रह रहे हैं, कभी आप खाना खा रहे हैं, तो इन्होंने जो जिम स्टार्ट किया खुद बड़ी अभी इनकी बॉडी बेसिकली कंफ्यूज है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पिछले 38 या 37 ईयर से ये एक नॉर्मल रिदम में चल रहे थे जिसमें शायद ये वॉक कर रहे हों थोड़ी बहुत, और ऑल ऑफ सडन इन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट की है, तो मे बी आपकी बॉडी उनको गिरा रही है, लेकिन जैसे आप थोड़े यूज टू होगी बॉडी तो बेटर हो जाएंगे आप। अगर आपको जिस डर्माटोलॉजिस्ट ने जो ट्रीटमेंट दिया आप उसको फॉलो करते रहें, साथ में आप सप्लीमेंट का इंटेक बढ़ा दें। वो आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं, कोई भी अच्छा बायोटिन और जिंक आप अपने ट्रेनर, क्योंकि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो विदाउट ट्रेनर तो रिकमेंडेड नहीं होती, ट्रेनर से बोलें या आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट को बोलें कि वो आपको बायोटिन और जिंक का इंटेक कराएं। ये चीज़ें आप करेंगे तो ग्रेजुअली उम्मीद है कि आपको मेल पैटर्न बाल्डनेस नहीं है, जस्ट ये शॉक लॉस है। ठीक,
तो ये वापस आ जाएंगे। फरूख, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है, बिल्कुल शॉर्ट सा ये बताइएगा कि बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिस तरह कि टर्की में भी हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से टर्की जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, तो आपके ख्याल से हमारे यहाँ बेहतर है, वहाँ पर बेहतर है, क्या करना चाहिए? सिर्फ़ और सिर्फ अगर उनका बेहतर है तो उनके होटल्स बेटर हैं, उनकी सिक्योरिटी बेटर है, इसलिए लोग वहाँ पे जाते हैं। पाकिस्तान में मैं आपको चैलेंज करती हूँ, टर्की से बेटर हेयर ट्रांसप्लांट आ रहा है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनको वीज़े का मसला नहीं है, मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि टर्की की निस्बत पाकिस्तान में 10 टाइम चीपर है और 10 टाइम हायर है। तो अपने वतन में आएँ, आपको यहाँ भी बहुत कॉम्पिटेंट सर्जन्स हैं, बहुत अच्छे क्लिनिक्स हैं, आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छा काम मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बहुत ज्वाइनिंग शुक्रिया आप बुलाने का। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फाइनल मैसेज हमारा ये है कि अगर आपके बाल गिरना शुरू हो गए हैं तो आपने उनकी केयर करनी है, डॉक्टर को दिखाना है, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के पास भी आप जा सकते हैं। दूसरा, आपने बालों को कस कर नहीं बनाना, इससे भी बालों पर स्ट्रेन पड़ता है। अगर आप एक साइड की मांग निकालते हैं तो कोशिश कीजिए कि हेयर स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कीजिए, सप्लीमेंट्स लीजिए, वॉक कीजिए और मुस्कुराते रहिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।